हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमने डिजाइन ऑफ स्लैब के स्टेप्स कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आज एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे कि स्लैब को हम कैसे डिजाइन करते हैं। ओके, सो योर क्वेश्चन इज कि आपको एक स्लैब डिजाइन करनी है फॉर अ रूम जिसका साइज है, रूम साइज इज 3 मीटर बाय 8 मीटर। ओके, एंड ये सपोर्टेड है 230 mm थिक वॉल पे, यानी जो सपोर्ट विड्थ हो जाती है आपकी 230 mm हो जाती है। ओके, देन आपकी रूफ कवरिंग वेट। अब देखिए ये रूफ कवरिंग का वेट दिया हुआ है आपका, इसका मतलब क्या है। देखिए रूफ के ऊपर जितना भी वेट होता है वो आपका होता है सुपर इम्पोज लोड, दैट इज जो सुपर इम्पोज्ड लोड। ठीक है, हमारे मेनली 3 लोड होते हैं। ओके, सपोज आप रूफ पर खड़े हो तो रूफ के ऊपर जितना भी लोड है, हो सकता है उसके ऊपर 1-2 फ्लोर और हो, है ना। सो रूफ के ऊपर जितना लोड है दैट इज सुपर इम्पोज लोड। रूफ का जो वेट है दैट इज सेल्फ वेट। ठीक है, तो हमारे ये 2 लोड मेनली होते हैं। तो सुपर इम्पोज लोड इनडायरेक्टली रूफ कवरिंग के फॉर्म में दिया हुआ है एंड दैट इज 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट इज 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब एन दिया हुआ है रूफ इज एसेसिबल। ओके, एंड बोल रहा है कि आप जो मटेरियल यूज करोगे दैट इज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड HYSD रेनफोर्समेंट। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड HYSD रेनफोर्समेंट। ओके, सो मैं कुछ सेकंड्स रुकता हूं, आप जल्दी से फटाफट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप इज योर डिजाइन कांस्टेंट। योर फर्स्ट स्टेप इज डिजाइन कांस्टेंट्स। ओके, अब डिजाइन कांस्टेंट्स आपको पता है ना। डिजाइन कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले आप मटेरियल से निकाल लीजिए कि आपकी परमिसिबल स्ट्रेसेस कौन सी है ना। कंक्रीट के लिए आपकी सिग्मा सीबीसी होती है और स्टील के लिए सिग्मा एसटी। ओके, सो फॉर M20 ग्रेड जो आपका सिग्मा सीबीसी है दैट वुड बी 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड सिग्मा एसटी वो होगा फॉर HYSD बार्स, और HYSD क्या होती है हमारी Fe415, है ना। इसके लिए सिग्मा एसटी होगा 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट इज मॉड्यूलर रेशियो एंड दैट इज 280/3 सिग्मा सीबीसी। सो 280 डिवाइडेड बाय 3 into 7, है ना, दैट इज 40/3, so that is 13.33. okay, then value of K that is M sigma CBC upon M sigma CBC plus sigma ST. okay, and M sigma CBC that would be M कितना आया आपका 13.33, sigma CBC is 7 divided by पूरे में 13.33 into 7 plus 230, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए। मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 0.29। ओके, राइट, देन नेक्स्ट कांस्टेंट इज J and J is 1 minus K by 3, so that would be 1 minus 0.29 divided by 3, है ना। so that would be nearly equal to 1, तो 0.9 के करीब आएगी वैल्यू 0.90, ये वैल्यू आ गई J की, है ना। देन R हमें पता है, R इज हाफ सिग्मा CBC इंटू J इंटू K। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए सारी। हाफ इंटू सिग्मा CB इज 7, J की वैल्यू कितनी है 0.90, so that would be 0.90
एंड के की वैल्यू क्या है 0.29, सो दैट वुड बी 0.29. ओके, इसको सॉल्व कर दीजिए एंड द फाइनल आंसर इज 0.91. ओके, सो दैट वुड बी आवर फर्स्ट स्टेप, डिजाइन कॉन्स्टेंट्स. बहुत ही आसान है, सिर्फ सेम फॉर्मूला है, बिल्कुल बीम की तरह डिजाइन है. अगर आपने बीम ठीक से किया हुआ है तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप वाज एस्टिमेशन ऑफ स्लैब डेप्थ. The second, and that was estimation of slab depth. और ये भी बिल्कुल वैसे ही है, बीम की तरह है ना. हम क्या करते हैं, स्पैन बाय जो आपकी डेप्थ होती है, दैट इज डेप्थ, सॉरी, जो L बाई डी है, दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 20, है ना. सो हम बीच की कोई वैल्यू ले लेते हैं. ओके, सपोज आपने 15 वैल्यू ले ली है. ओके, सो यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर जो L होता है वो शॉर्ट स्पैन होता है हमेशा, क्योंकि हम किसके लॉन्ग रेनफोर्समेंट डालते हैं, पहले शॉर्ट स्पैन के. हाउएवर आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा रूम का साइज देख के कि आपको 1 वे प्रोवाइड करना है या 2 वे प्रोवाइड करना है, हम बाद में भी चेक करेंगे. बट आपका जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 2 आ रहा है ना, तो एक जनरल आइडिया तो हो ही गया होगा कि 1 वे. सो यहाँ पर शॉर्ट स्पैन कितनी है, 3 मीटर. सो 3000 डिवाइडेड बाई 15, दिस इज इक्वल टू डी, है ना. यहां से आपका डी आ जाएगा 200 mm. ओके, स्मॉल डी आ गया आपका 200 mm. अब कैपिटल डी निकाल दीजिए. कैपिटल डी क्या आएगा, कैपिटल डी इज स्मॉल डी प्लस क्या होता है, क्लियर कवर प्लस 5/2. ओके, अब आप रेनफोर्समेंट देख लीजिए. यहाँ पर मैंने आपको रेंज दिखा दिया. यहाँ पर सपोज 10 mm रेनफोर्समेंट आप अज्यूम कर रहे हो. ओके, सो स्मॉल डी 200, क्लियर कवर सपोज 25 मान लेते हैं, है ना, प्लस 10/2. सो ये कितना आ गया आपका 230. तो जो आपका कैपिटल डी आ गया दैट इज 230 mm. ओके, सो क्लियर है, बिल्कुल आसान सा है. यहाँ पर बी तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि विड्थ और लेंथ तो हमें दिया ही हुआ है 8 मीटर एंड 3 मीटर. हमें सिर्फ निकालना था डेप्थ, वो हमने निकाल लिया. ठीक है, अब हम निकालते हैं इफेक्टिव स्पैन. थर्ड स्टेप इज स्टेप नंबर 3 इज इफेक्टिव स्पैन, है ना. अब आपकी दो साइड है, शॉर्टर साइड है और लॉन्गर साइड है. तो अलग अलग देख लीजिए. पहले लॉन्गर साइड, और इफेक्टिव स्पैन के लिए हमारे पास दो वैल्यूज होती थी. एक तो होता था क्लियर लेंथ, है ना, यानी LX. अगर X को लॉन्गर साइड मान रहे हो या Y को लॉन्गर साइड मान रहे हो तो Y हो जाएगा. ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए. प्लस टी एंड LX प्लस सपोर्ट विड्थ, सपोर्ट विड्थ. ओके, सो LX इज 8 मीटर प्लस D, अभी आपने निकाला है 200 mm, है ना. तो मीटर में पुट करोगे तो 0.2, सो दैट वुड बी 8.2 मीटर. और यहां से क्या हो जाएगा 8 प्लस सपोर्ट विड्थ कितना दिया है 0.230, 230 mm दिया हुआ है ना. अगर 230 mm दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 8.23 मीटर. ओके, अब इसमें से जो छोटा होता है वो हम फाइनली कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, तो आपकी इफेक्टिव स्पैन क्या हो जाएगी 8.2 मीटर. तो आपकी इफेक्टिव स्पैन हो जाएगी 8.2 मीटर. सेम आप शॉर्टर साइड के लिए भी करोगे. शॉर्टर साइड, है ना. शॉर्टर साइड में क्या हो जाएगा LY प्लस D, सो दैट वुड बी 3 प्लस 0.2, दैट इज 3.2, है ना. एंड LY प्लस सपोर्ट विड्थ दैट इज 3 प्लस 0.23, so that would be 3.23.
अब इनमें से जो मिनिमम है दैट इज 3.2 मीटर। ओके, क्लियर है? ओके, नाइस। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 4 इज एस्पेक्ट रेशियो। वैसे तो आपको क्लियर ही है साइड से, बट फिर भी कंफर्म करने के लिए हमें कौन सी स्लैब डिजाइन करनी है, निकाल लेते हैं एस्पेक्ट रेशियो और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। ओके, नाउ एस्पेक्ट रेशियो इज लॉन्गर साइड डिवाइडेड बाय शॉर्टर साइड। अब यहाँ पर इफेक्टिव स्पैन आपने निकाल ली है, एक आई है आपकी 8.2 मीटर डिवाइडेड बाय 3.2 मीटर। ठीक है, ये आपकी क्या आएगी? ग्रेटर देन 2। सॉल्व करके देख लीजिए, जो भी वैल्यू है ग्रेटर देन 2 है तो आपको पता चल गया कि आपको कौन सी स्लैब डिजाइन करनी है, वन वे स्लैब। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज टोटल लोड। देखिए थोड़ा सा तेज चल रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं बिल्कुल बीम की तरह हैं, बिल्कुल सेम मूव करनी है। अगर आपने बीम ठीक से किया है तो ये बहुत तेजी से हो जाएगा, बस कैलकुलेशन अपनी तरह से करते रहना। ओके, सो टोटल लोड में सबसे पहले तो सुपर इम्पोज लोड, जो किस फॉर्म में गिवन है? हमारा रूफ फिनिश के फॉर्म में गिवन है, सुपर इम्पोज्ड लोड, है ना। और कितना गिवन है? 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज, अब यहां पर क्या है? सेल्फ वेट निकालना पड़ेगा हमें, है ना। और सेल्फ वेट का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज गामा इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एल इंटू बी इंटू डी। ओके, अब 25 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि लेंथ भी आपकी 1 मीटर से ज्यादा है तो 1 मीटर एज्यूम करेंगे, है ना। विड्थ भी 1 मीटर से ज्यादा है तो 1 मीटर एज्यूम करेंगे, मल्टीप्लाई बाई डी दैट इज 0.23, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, 75 7 एंड दैट इज 57, 5.75 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज लाइव लोड। लाइव लोड, जब रूफ एक्सेसिबल होगा तो लाइव लोड आपको कितना लेना है? 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लीजिए और सबको जोड़ दीजिए, आपका कितना हो जाएगा? 5.5 एंड 11.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों प्लीज कैलकुलेशन अपने आप चेक करते रहिएगा, है ना। मैं अभी थोड़ा तेजी से कर रहा हूँ तो हो सकता है कहीं गलत हो जाए, बस स्टेप्स आपको समझ में आ रहे होंगे, कैलकुलेशन आप अपने आप करते रहिएगा। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल लोड। ओके, अब टोटल लोड हमारा निकल गया है, अब हम क्या निकाल लेंगे? नेक्स्ट स्टेप होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ओके, स्टेप नंबर 6 इज स्टेप नंबर 6 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ओके, फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। डब्ल्यू कितना दिया हुआ है? 11.25, एल कितना है? 3.2 की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ओके, सॉल्व करते हैं। 3.2 इज प्लस 0.2 की होल स्क्वायर, 9 प्लस 0.04 6 2 12 1.2, so that is 10.2 plus 0.04, ये आ गया आपका 10.24, 11.25 इंटू 10.24 डिवाइडेड बाई 8। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 1/4 1.28 by 4 32।
सॉल्व करके देख लीजिए, वैसे ये 12 के करीब आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता नहीं है ना। सो दैट वुड बी अराउंड 12 किलो न्यूटन मीटर, सो दैट वुड बी 12 इंटू 10⁶। मेरे पास कैलसी नहीं है तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, बट आप लोग यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू लिखोगे, है ना। मैंने कहा सर आपने 12 लिखा है तो हम भी 12 लिख के सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप। आपको एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके देखिए कितनी आ रही है और वही पुट करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप होता है चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ। स्टेप नंबर 7, चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ। चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ। ओके, चेक कैसे करते हैं? हमारा फॉर्मूला क्या होता था कंक्रीट से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, दैट इज आर बी टी स्क्वायर, है ना। आर हमें पता है, बी हमें पता है 1 मीटर लेना है, डी यहां से निकाल लीजिए, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना रखेंगे? जितना बेंडिंग मोमेंट होगा, क्योंकि वही तो मोमेंट रेजिस्ट करना है ना। तो आपने जो निकाला है वो पुट करिए, मैं 12 पुट कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू आर, और आर की वैल्यू कितनी निकली थी? 0.91, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई बी, सारी वैल्यूज एमएम में है तो इसे भी 1000 में पुट करिए, इनटू डी स्क्वायर, दैट वुड बी 10⁻3। सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 into 10⁻3 divided by 0.91 अंडर रूट। ओके, ये 13 पॉइंट समथिंग वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपका सॉल्व करके लगभग 130 mm के करीब आएगा। आप अपने, फिर से बोल रहा हूँ, सॉल्व कर लीजिएगा, 130 mm करीब डेप्थ आएगी। और हमने प्रोवाइड कितनी की थी? हमने प्रोवाइड की थी 200 mm। अगर हमने 200 mm प्रोवाइड की थी तो वो सेफ है ना। सो वही वाली डेप्थ यहाँ से बोल देंगे इज दिस इज लेस देन डी प्रोवाइडेड, सो हेंस सेफ। ओके, मतलब आपने कंक्रीट के हिसाब का पूरा डिजाइन कर लिया है। अब हम डिजाइन करेंगे रेनफोर्समेंट। क्लियर है? बहुत सिंपल है, बिल्कुल बस यहाँ पर यही ध्यान देना था। हमने बीम के केस में क्या किया था? जो बीम की विड्थ थी वो यहाँ पर पुट की थी। अब इस केस में क्या है कि हमारी विड्थ 1 मीटर से ज्यादा है तो हम 1 मीटर पुट करेंगे। ओके, स्टेप नंबर 8, मेन रेनफोर्समेंट बार्स। मेन बार्स, ओके, same formula, and the formula is m is equal to sigma st into ast into j into t। ठीक है, हमारे पास j की वैल्यू गिवन है, सिग्मा st इज 230, ये कितना है? 12 into 10⁶ मल्टीप्लाइड बाई ast मल्टीप्लाइड बाई j 0.90, पहले स्टेप से पता है, और b हमने कितना फाइनल कर लिया है? 200 mm। Okay, so 200 and that is 10 to the power 4, so 6 into 10 to the power 4, this is equal to 230 into AST into 0.90। So 6 into 10 to the power 4, this is equal to 207 AST। यहाँ से आप सॉल्व करके AST की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ये वैल्यू आपकी आएगी लगभग 290 mm स्क्वायर के करीब। मुझे पता नहीं है कितनी है, बट अंदाजे से बता रहा हूँ, इतनी कुछ इसी के आसपास आएगी, 2-4 mm आगे पीछे। ओके, अब क्या करते हैं हम इसमें? अब हम निकालते हैं स्पेसिंग, है ना। और स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिंग का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया हुआ है, 1000 डिवाइडेड बाय AST
क्या हुआ, एस टी मतलब एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड, ये है, इतना तो कम से कम चाहिए, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ 1 बार। तो ये हो जाएगा आपका 1000 डिवाइडेड बाई 290 डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 इंटू 10 स्क्वायर। ओके, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी स्पेसिंग की। ओके, और उस स्पेसिंग को किससे चेक करना है, 300 mm एंड 3D। अब D आपने निकाल दिया है, तो 3 इंटू 200 मीन्स 600 mm। तो एक वैल्यू है आपके पास 300 mm, एक वैल्यू है आपके पास 600 mm, है ना, और एक वैल्यू यहां से आपको सॉल्व करके मिलेगी। तीनों में से जो भी वैल्यू आपकी मिनिमम होगी यानी लीस्ट होगी, वो वैल्यू हो जाएगी आपकी फाइनल स्पेसिंग, वो वैल्यू हो जाएगी आपकी फाइनल स्पेसिंग। ठीक है, ये मतलब फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरे अंदाजे के हिसाब से आपको बता देता हूँ, ये वैल्यू आएगी आपकी ऑलमोस्ट 200 mm के आसपास कुछ। ओके, आप देखिए स्पेसिंग में क्या है, आप राउंड ऑफ कर सकते हैं उसे। अब यहां से बस बहुत ध्यान से समझिए, ये आपकी स्पेसिंग है। स्पेसिंग क्या होता है कि कितनी कितनी दूर में आपने रेनफोर्समेंट लगाई है। अगर आप स्पेसिंग बढ़ा दोगे यानी रेनफोर्समेंट कम हो जाएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 1 मीटर है और 200 mm पे लगा रहा हूं, तो कितनी नंबर ऑफ बार्स आएंगी, 5। अब अगर मैं 200 की जगह 250 कर दूं तो कितनी नंबर ऑफ बार्स आएंगी, 4, क्योंकि जगह तो 1 मीटर ही है ना अपने पास। तो स्पेसिंग आप कभी भी बढ़ा नहीं सकते हो, क्योंकि बढ़ाओगे तो रेनफोर्समेंट कम आ जाएगी, और रेनफोर्समेंट कम आ जाएगी तो फेलियर होने के चांसेस ज्यादा है। तो आपको राउंड ऑफ करना है, तो आप करिए लोअर वैल्यू पे। सपोज आपकी यहाँ पर वैल्यू आ रही है 189.3, है ना, और आपको इसे राउंड ऑफ करना है, तो आप इसे 200 mm नहीं कर सकते हो, आप इसे 180 mm कर सकते हो, है ना। और बिकॉज आप ये साइट पे नहीं बना रहे हो, है ना, तो आप जो भी आसपास आपकी ज्यादा फेवरेबल वैल्यू हो वो ले सकते हो, 150 mm भी प्रोवाइड कर सकते हो, रेनफोर्समेंट ही तो बढ़ेगा उससे। लेकिन अभी आपका इकोनॉमी कंसर्न नहीं है ना, पैसा कंसर्न नहीं है यहाँ पर पेपर में। सो आप इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं स्पेसिंग को डेफिनेटली, बट लोअर साइड में राउंड ऑफ कर सकते हैं, है ना। कभी भी हायर साइड में राउंड ऑफ नहीं करना है, स्पेशली इन द केस ऑफ स्पेसिंग। देखिए डेप्थ को कर सकते हैं, क्योंकि अगर डेप्थ आप बढ़ाओगे तो डेप्थ में क्या होगा, मटेरियल ज्यादा लगेगा। सपोज 200 mm डेप्थ है आपकी स्लैब की, आपने बढ़ा के 250 कर दी, क्या होगा उससे, 250 किया है तो कंक्रीट और ज्यादा लगेगा, कंक्रीट और ज्यादा लगेगा तो उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा होगी। तो जो आपकी इफेक्टिव डेप्थ है उसे आप हायर साइड में राउंड ऑफ कर सकते हैं, और जो आपकी स्पेसिंग है उसको आपको लोअर साइड में राउंड ऑफ करना है। ओके, नहीं, अब इसी में क्या होता है, हमें स्पेसिंग मिल गई, है ना, मैं 180 mm मान के चलता हूँ स्पेसिंग। सो नेक्स्ट अब आता है आपका, निकालना होता है आपका मेन रेनफोर्समेंट, मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड, मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड। ओके, अब मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड कैसे निकलेगा, सेम फॉर्मूला से, एस प्रोवाइडेड मतलब जो आपने स्पेसिंग प्रोवाइड कर दी है फाइनली, डिवाइडेड इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय एरिया प्रोवाइडेड, यहां पर हो जाएगा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार। सो ये क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय एरिया प्रोवाइडेड अननोन कर दो, एंड दैट इज पाई बाय 4 इंटू 10 स्क्वायर, है ना। और स्पेसिंग यहाँ पर कितनी हो जाएगी, स्पेसिंग आपने निकाल लिया है, तो दैट वुड बी इक्वल टू 180। ओके, अब यहां से जो एरिया आएगा वो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड। ओके, चलिए लास्ट स्टेप। ओके, एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। ओके, और ये कितना होता है,
ये होता है आपका 0.12% ऑफ बी डी, बी इंटू डी। ओके, सो 0.12 इंटू 230, 230 क्या है, डेप्थ है ना। अब बी कितना है, 1000 mm, हमने 1000 mm भी लिया था, और परसेंटेज है तो डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ओके, इसे कट कर देते हैं। सो 12 3 जा 36, 27, that is 2 point, that would be 27.6 multiplied by 10, that is 276 mm square। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट में भी हम स्पेसिंग निकालेंगे, तो स्पेसिंग का सेम फॉर्मूला है। स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या है, 1000 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, कौन सा रिक्वायर्ड, ये वाला 276 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार। अब मैंने आपको बताया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट होती है उसका डाया मेन रेनफोर्समेंट से कम होता है। तो अगर आपने मेन रेनफोर्समेंट 10 mm यूज किया है तो इसे 8 mm यूज कर लीजिए, है ना। सो दैट वुड बी 1000 divided by area of reinforcement is 276 and divided by A1 is pi by 4 into 8 square। ओके, अब यहां से आ जाएगी आपकी एक स्पेसिंग। ओके, अब इस स्पेसिंग को भी चेक करते हैं। इस स्पेसिंग को किससे चेक करते हैं, दो वैल्यू से। एक तो 5D, D कितना है आपका 200, तो 5 इंटू 200 दैट इज 1000 mm, होपफुली दिख रहा है आप लोगों को। ओके, एंड 450 mm। तो आपके पास तीन वैल्यू हो गई। एक तो ये वैल्यू है, सपोज इसको मैंने मान लिया 323 आया है और आपने राउंड ऑफ करके ले लिया है 320 mm। ओके, सो तीन वैल्यू है 320, 1000 एंड 450। अब इसमें जो मिनिमम होगी वो हो जाएगी आपकी फाइनल रेनफोर्समेंट, एंड दैट इज final spacing, that is 320 mm। that would be your final spacing। ऊपर लिख देता हूं मैं, लिख नहीं रहा है, 320 mm। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट का आपका यूज कोई लोड कैरी करना तो है नहीं, है ना। तो इसमें हम एरिया प्रोवाइडेड नहीं भी निकालते हैं तो चलता है, सिर्फ स्पेसिंग पे छोड़ सकते हो आप, है ना, क्योंकि इसका पर्पस ये नहीं है, इसका पर्पस सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोड कैरी करना नहीं। इस मेन रेनफोर्समेंट का पर्पस लोड कैरी करना था, तो हमें डेफिनेट अमाउंट बताना होता है कि कितना आपने रेनफोर्समेंट लगाया है या कितना स्टील आपने यूज किया है। बट डिस्ट्रीब्यूशन का वैसा कोई पर्पस नहीं है, तो सिर्फ आप स्पेसिंग की 320 mm पर हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट लगाएंगे जितनी लग जाए। ऑलराइट, तो ये हो गया है आपका पूरा डिजाइन। ओके, अब इसको अगर स्केच करना होता है तो आपको कैसे स्केच करोगे। हमारी जो मेन रेनफोर्समेंट है, अब हम इसका बना लेते हैं एक स्केच। ओके, सो ये स्लैब है आपकी, ये वाला साइड आपका 3 मीटर है एंड ये वाला साइड आपका 7 मीटर है ना। रेनफोर्समेंट कहां पड़ती है, मेन रेनफोर्समेंट पड़ती है इस साइड में, मतलब शॉर्ट साइड के पैरेलल। तो ये हो गई आपकी मेन रेनफोर्समेंट, और मेन रेनफोर्समेंट आपने क्या डाला है 10 mm बार्स, है ना। इसको ये कहीं कहीं पर लिखा होता है 10, और स्पेसिंग कितनी है इसकी 180 mm। ये दो डाटा है जो हमें दिखाना होता है, और इसको रिप्रेजेंट करने का होता है 10 5, मतलब 5 का मतलब है डायमीटर आपका बता रहा है 10 एट द रेट ऑफ 180 mm, है ना। ये होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका। किसी किसी बुक में आपका 10 होता है, ये भी रिप्रेजेंट करता है डायमीटर एट द रेट 180। ओके, और इस यहां पर क्या होगी आपकी, यहां पर होगी आपकी, यार मेरी स्केचिंग थोड़ी ऐसी है, आप लोग थोड़ा पैरेलल लाइंस बनाइएगा। ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट आपने क्या किया है,
डिस्ट्रीब्यूशन आपने डाला है 8 mm का, है ना, और कितने पर 320 mm। तो ये हो गया रेनफोर्समेंट। ओके, अब यहां पर जो ये बार्स हैं, है ना, इनको हम थोड़ा थोड़ा कर देते हैं, जो मेन बार्स हैं उनको हम कर देते हैं थोड़ा बेंड। ठीक है, थोड़ा बेंड कर देते हैं ताकि जो कनेक्शन है, जो स्लाइडिंग है, शेयर में मेनली यूज होता है। शेयर क्या है, स्लाइड है लेयर का, तो थोड़ा बेंड कर देते हैं ताकि ये नहीं हो। एक बार अगर यहां से किया है तो दूसरी वाली को इसके उल्टा बेंड कर देंगे यहां पर दूसरी साइड से, तो इस तरीके से बेंड कर देते हैं। ओके, सो जो मेन रेनफोर्समेंट है इसे हम बोलते हैं बेंट अप बार्स। बेंट अप बार्स, पर्पस कुछ नहीं होता है, बस शियर में थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता है। ओके, तो ये है आपका फाइनल स्केच रेनफोर्समेंट का फॉर स्लैब। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोगों को स्लैब का डिजाइन समझ में आया है। अगर कोई डाउट है तो उसे हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, दैट इज ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।